हेलो मित्रों। जैसा कि आप सभी को ये जानने की इच्छा रहती है कि भगवान बुद्ध के विचार जो हैं वो विज्ञान से किस तरह से जुड़े हुए हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो विज्ञान के साथ में कैसे लिंक होता है, तो मैं इसी विषय पर आपके सामने कुछ विचार रखना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी के मन में कुछ सवाल उठते हैं, उनमें मुख्य सवाल होते हैं कि भाई हम कौन है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये दुनिया किसने बनाई, इसको चलाने वाला कौन है, और सृष्टि चल कैसे रही है, क्या कोई इसका कंट्रोलर है। तो इन सब सवालों के ऊपर भगवान बुद्ध ने भी बहुत चिंतन मनन किया है और अपने दर्शन को एक सिद्धांत के रूप में अपने ग्रंथों में उसको लिखा भी है और उसका प्रचार प्रसार भी किया है। इसी के साथ भगवान बुद्ध ने कुछ लिमिटेशंस, कुछ राइडर भी लगाए हैं और उसमें ये एक राइडर लगाया गया है कि भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उनको समझने से पहले समझने वाले को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि वो सिद्धांत इतने गूढ़ हैं कि सामान्य जनमानस के समझ में उस लेवल पे, उस गहराई से वो नहीं आ सकते हैं जिस लेवल पे भगवान बुद्ध ने उनकी खोज की और जिस तरह से उन्होंने समझा उनको। तो मैं भगवान बुद्ध के उन रहस्यों से पे चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें उनको समझने के लिए थोड़ा सा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी चाहिए। देखिए, भगवान बुद्ध के समकालीन कुछ और भी दार्शनिक हुए हैं, जिनमें एक नाम आता है हेराक्लस। हेराक्लस ने एक सिद्धांत दिया कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में सभी चीजें फ्लो कर रही है, उड़ रही हैं, चल रही है, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। और उन्होंने ये सिद्धांत दिया अपने दर्शन के आधार पे, और हेराक्लस को काफी लोगों ने सुना और उनकी बात को समझने की कोशिश की। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि हम जैसे कि एक नदी में उतरते हैं तो हम एक पैर रखते हैं तो दूसरा पैर हम सेम नदी में नहीं रखते हैं, क्योंकि उससे पहले बहुत सारा पानी बह चुका होता है। लेकिन इस सिद्धांत को बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध ने और भी गूढ़ता से समझने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये सृष्टि हमेशा ही क्षणिक रूप से कार्य करती है, मतलब ये बदलती रहती है। इस दुनिया में कोई भी वस्तु, सजीव हो या निर्जीव हो, वो हमेशा चेंज होती रहती है, वो एक जैसी नहीं है। और उन्होंने इनके जो उदाहरण दिया था उन्होंने नदी का, उसमें और गूढ़ता से उसको अध्ययन करके और उसको ये कहा कि नदी का पानी तो बह ही रहा है, अगर वो पानी बह भी ना रहा हो और तो भी हम उसमें पैर रखें तो उस पानी के अंदर के जो अणु हैं उनकी प्रकृति भी कंटिन्यूअसली बदल रही है, और दूसरा पैर रखेंगे तो वो अणु की प्रकृति बदल चुकी होगी, जिससे हमने पहले पैर को जिस समय रखा था, जो प्रकृति उस समय उस वाटर की थी, पानी की थी, वो अब नहीं है। क्योंकि ये पानी की प्रकृति है या कि किसी भी चीज की प्रकृति है कि वो एक समान नहीं रह सकती। तो इसको और गूढ़ रहस्य को समझने के लिए फिर आगे इसके ऊपर रिसर्च हुई, और अगर हम आगे चलते जाएं तो हम कह सकते हैं कि इसी सिद्धांत को आगे आकर के गलीलियो एक प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं, और गलीलियो ने ही सबसे पहले ये सिद्धांत दिया कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। उससे पहले यही माना जाता था इजिप्ट में और पूरे संसार में भी कि पृथ्वी एक सेंट्रल ग्रह है और उसके चारों तरफ सभी जो प्लेनेट हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन गैलीलियो ने इसको कहा कि नहीं, ये तो गलत है, और सन है जो सूर्य है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते करते उन्होंने अपनी जान दे दी, उनको फांसी की सजा हुई।
क्योंकि ये उस समय के जो धर्म था उस धर्म के विरुद्ध वो बात कह रहे थे। तो वहां की जो सत्ता थी, जो शासन था, जो जो किंग था, उसके सामने धर्मावलंबियों ने उसकी शिकायत की और कहा कि ये तो हमारे धर्म को नष्ट करने के सिद्धांत बना रहे हैं और ये गलत है, तो इनको सजा दी जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये कटु एक एविडेंस है कि गलीलियो को सजाए मौत का फरमान सुनाया गया, जबकि आज सभी वैज्ञानिक उसी सिद्धांत के आधार पर पूरा खगोल विज्ञान और हमारे सोलर सिस्टम की स्टडी हो रही है और सन ही हमारा सेंट्रल पॉइंट है। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने गलीलियो से भी पहले ये कहा था कि सभी कुछ चलायमान है और धम्म चक्र, जो हम आज बात करते हैं कि धम्म चक्र जो परिवर्तन है या परिवर्तन है या मूवमेंट है धम्म चक्र का, वो धम्म चक्र का मूवमेंट कुछ नहीं है, वो सोलर सिस्टम का ही परिकल्पना है। और उस सोलर सिस्टम की परिकल्पना में उस धम्म में भगवान बुद्ध ये सिद्ध करते हैं कि सभी चीजें चलायमान, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। और यहाँ तक कि सन जो एक स्थिर माना गया है सोलर सिस्टम के परिप्रेक्ष्य में जब बात करते हैं, लेकिन जब हम गैलेक्सी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो सन भी स्टेबल नहीं है, वो भी मोमेंट में। तो भगवान बुद्ध का दर्शन बहुत गहरा है और उसको आगे समझने के लिए हम एक तरीके से जाते हैं, आधुनिक विज्ञान में जाते हैं। उस आधुनिक विज्ञान ने क्या कहा है कि जब हम इस दुनिया का जो एक सबसे जो यूनिट है जो इस दुनिया को चलाती है, आज का विज्ञान मानता है कि वो एनर्जी है। और एनर्जी जब फ्लो करती है तो कोई भी एनर्जी जब फ्लो करती है तो साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो उसी से उस एनर्जी का मोमेंटम उसमें आता है। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कोई भी वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकती। तो भगवान बुद्ध ने भी अपने प्रतीत्य समुत्पाद में क्या कहा कि डिपेंडेंट ओरिजिन है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण होता है। यहाँ पर अगर हम इसको कोरिलेट करके देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी जिस स्थिति में भी जनरेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के बिना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकता और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकता और इन दोनों के बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं बन सकता। और जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा तो एनर्जी का प्रोपेगेशन नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध का जो विचार है वो इस आधुनिक विज्ञान की परिकल्पना पे 100% सत्य लगता है। इसी तरीके से मैं आगे का एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। जो मूल रूप से जो बुद्ध भगवान ने जो मुख्य सिद्धांत दिया है प्रतीत्य समुत्पाद, उसका ओरिजिनेशन है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ 1953 में जिसको यंग्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये यंग जो एक्सपेरिमेंट है ये क्वांटम फिजिक्स का मूल एक्सपेरिमेंट था और लोगों को चकित करने वाला एक प्रयोग था। यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम किसी फोटोन को, इलेक्ट्रिक एनर्जी पार्टिकल को या एनर्जी को या फोटोन को और इलेक्ट्रॉन को एक दो पिन होल से गुजारते, तो जब एक इलेक्ट्रिक कण या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन एक छिद्र से गुजरता है और आगे जाकर एक प्लेट लगाई उन्होंने जिसमें दो छेदों को बनाया और उन छेदों से जब वो इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम का डेवलपमेंट होता है। उन्होंने देखा कि जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को मोमेंट देता हूं और ये दो छेदों से गुजरता है तो आगे वाली जो ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर स्पेक्ट्रम लाइंस का निर्माण होता है। उन्होंने फिर क्या किया कि उस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए एक हाई स्पीड कैमरा लगा दिया और उन्होंने इलेक्ट्रॉन जनरेट किया और उसी समय उन्होंने हाई स्पीड कैमरा को भी ऑन किया जो उस इलेक्ट्रॉन को पिक्चर लेना चाहता था। जैसे ही कैमरा ऑन करते हैं स्पेक्ट्रम लाइन गायब हो जाता है, जैसे ही कैमरा ऑफ करते हैं स्पेक्ट्रम बनने लगता है। यह अद्भुत एक्सपेरिमेंट था। उस समय में लोगों ने इसको समझने की बहुत कोशिश की लेकिन इतनी जल्दी वो समझ नहीं आ पाया। लेकिन यंग्स का एक्सपेरिमेंट मील का पत्थर साबित हुआ
क्वांटम फिजिक्स का पूरा सिद्धांत इस यंग सिंपल एक्सपेरिमेंट के ऊपर आधारित हुआ। और इसमें क्या कहा गया कि जब हम इलेक्ट्रॉन को देख रहे होते हैं तो वो किसी और तरीके से व्यवहार करता है, और जब हम उसको देख नहीं रहे होते हैं तो वो किसी और तरीके से व्यवहार करता है। तो जब हमने कैमरा ऑन किया तो स्पेक्ट्रम गायब हो गया, जब कैमरा ऑफ किया तो स्पेक्ट्रम जनरेट हो गया। यही क्योंकि इस दुनिया की सभी वस्तुएं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी है। तो यह सिद्धांत इन सभी एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर भी पूरी तरह से लागू होता है। तो बुद्ध ने क्या कहा, इसी एक्सपेरिमेंट को अगर मैं कोरिलेट कर देता हूं बुद्ध की फिलॉसफी से, तो उन्होंने भी यही कहा कि इस दुनिया में जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो देखने वाले की वजह से हम देख रहे हैं। अगर हम किसी चीज को नहीं देखेंगे तो हम ये कह ही नहीं सकते कि वो वस्तु वहां है या नहीं है, या जब मैं नहीं देखता हूं तो वो वस्तु वैसी ही होती है जैसी मैं देखने पे मुझे लगती है। तो ये कंफर्मेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का विज्ञान और भगवान बुद्ध का भी जो सिद्धांत है वो कोरिलेट इस तरह से होते हैं कि आज का विज्ञान कहता है कि ये यूनिवर्स ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसा हम देखना चाहते हैं हम वैसा ही देखते हैं। तो अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो ये दुनिया भी नहीं है। तो उन्होंने कहा इसको इल्यूजन, ये दुनिया एक इल्यूजन्स के सिद्धांत पर बनी हुई है, और जब ऑब्जर्वर उसको देखता है तो वो रियलिटी में बदल जाती है। लेकिन ये इल्यूजन लाइक रियलिटी है, इसको कहा जाता है इल्यूजन लाइक रियलिटी। रियलिटी नहीं है, कंप्लीटली इल्यूजन भी नहीं है, लाइक उसके जैसा है। तो इसी सिद्धांत को, ये थोड़ा विज्ञान का गूढ़ रहस्य होता है जिससे कि बहुत एक सेंटेंस में समझना मुश्किल हो, लेकिन जब उसको और ज्यादा डिटेल में समझा गया तो उसी को बाद में भगवान बुद्ध ने माध्यमिका मार्ग से रिलेट किया। और माध्यमिका मार्ग से रिलेट करने से पहले अगर मैं कोरिलेट करूं तो माध्यमिका मार्ग से पहले एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ जिसको कहते हैं श्रोडिंगर का सिद्धांत, और उसके बाद हुआ हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक आइडिया सामने रखा, और आइडिया यही था कि जैसे अब एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम होता है, और एटम में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और सेंटर में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वास होता है। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूमता है तो वो उस ऑर्बिट के चक्कर लगाता है, और वो इलेक्ट्रॉन खुद भी अपनी पोजीशन बदलता है और अपने आप में भी वो रोटेट करता है। जैसे कि अर्थ होती है, अर्थ अपने ऑर्बिट में भी घूमती है और खुद भी घूमती है। ऑर्बिट में एक चक्कर भी एक राउंड चक्कर लग रहा है, लेकिन वो खुद भी लट्टू की तरह है, लट्टू जैसे घूमता है, खुद भी घूमता है, अपनी पोजीशन भी बदलता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपनी पोजीशन भी बदलता है और खुद भी घूमता है। और उन्होंने आगे ये कहा कि कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर लें, हम उस इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में किस समय पे वो कहाँ है ये हम पता नहीं लगा सकते। और अगर हमने उसकी पोजीशन ये पता लगा भी लिया कि वो किधर जा रहा है, तो वो खुद कहाँ पर है, उसका स्पिन कहाँ है, वो खुद में उसका जो घूम रहा है वो स्थिति का हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसको कहा अनसर्टेनिटी। मतलब कि अगर एटम के अंदर के जो कंपोनेंट हैं उनकी पोजीशन और उनकी डायरेक्शन उसका पता लगाना असंभव है, इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा गया है। तो जब जो चीजें इन जो बेसिक पार्टिकल्स हैं इनसे बनी हुई हैं तो ये सिद्धांत उन वस्तुओं पे भी लागू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है, वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बाद में जब समझा गया तो उसमें यह कहा गया कि जिस समय पे हम उस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी उस समय पे वो हमें पता चल जाएगी, लेकिन उसके ही नेक्स्ट सेकंड में वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा वो हमें नहीं पता चलेगा। तो इसको बाद में एक सर्टेनिटी प्रिंसिपल में कन्वर्ट करने के लिए उसको ये कहा गया कि जब मॉनिटरिंग हो रहा है जिस समय वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है उसको हम मान लेते हैं। उसी को बाद में विज्ञान ने भी एक बोला एवरेज पोजीशनिंग।
एवरेज पोजीशनिंग को ही बुद्ध भगवान ने मध्यमिका मार्ग में कन्वर्ट किया। और मध्यमिका सिद्धांत भी यही कहता है कि कोई भी चीज अपने एक्सट्रीम पे नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन को हम नहीं कह सकते कि ये इस पोजीशन पे इस समय है या उस पोजीशन पे दूसरे समय है। ये एक तरीके से अब उस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उस एटम के सब जगह है, और उसका स्पीड उतना होता है कि उसको हम पता नहीं लगा सकते। तो वो कहा गया है कि ये एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ही समय पे इसके ऑर्बिट में सब जगह है। तो ये मध्यमिका है। तो उसी तरीके से भगवान बुद्ध ने भी कहा कि एक्सट्रीम एंड्स, कोई भी चीज एक्सट्रीम पे नहीं हो सकती, क्योंकि क्षणिकवाद है, ये सब चीजें बदल रही है। एक सेकंड में चीजों का कंपोजिशन बदलता है, कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, स्पीड बदलती है, पोजीशन बदलती है। तो हर चीज का एक एक्सट्रीम एंड कभी नहीं हो सकता। तो हर चीज एक ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा रास्ता अडॉप्ट करती है जिससे कि वो बनी रहे, और बनाने के लिए उसको एक्सट्रीम पे नहीं, बीच में रहने की जरूरत है। तो उसको फिलॉसफी में जब उन्होंने बात किया तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया कि ये जो दुनिया है ये डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के ऊपर, और इंडिपेंडेंट नहीं है ये दुनिया। मतलब अगर हम इसको देखना बंद कर दें तो ये दुनिया ही नहीं है। तो उस तरीके से ये गहरे गूढ़ रहस्य हैं, आसानी से समझ नहीं आते हैं, जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा गहराई से समझा जाएगा। तो उस तरीके से उन्होंने डिपेंडेंट ओरिजिन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और डिपेंडेंट ओरिजिन का मतलब है प्रतीत्य समुत्पाद। जब तक एक चीज है तो दूसरी चीज उसके कारण बनेगी। मतलब कॉज एंड इफेक्ट, कोई भी किसी भी वस्तु का जन्म या उसका रहना उसके एक कॉज होता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि इस सृष्टि के लिए ऑब्जर्वर का रहना जरूरी है। अगर ऑब्जर्वर नहीं है, हम नहीं है, इसको देखने वाले नहीं है, मनुष्य, जीव जंतु, जो भी उसमें जो भी कुछ हो सकता है, तो अगर हम नहीं है तो ये सृष्टि भी नहीं है। तो इस सृष्टि का कॉज हम हैं और इफेक्ट ये सृष्टि है। तो उसी तरीके से भगवान बुद्ध ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया। और उसमें कहा गया है कि एक स्थिति जो है उसके लिए दूसरी स्थिति जिम्मेदार है, और इसी तरह से तीसरी स्थिति के लिए दूसरी स्थिति जिम्मेदार है। और ये एक चक्र चलता है जिसके उन्होंने 12 स्टेप्स लिए हैं, और 12 के 12 स्टेप्स में उन्होंने बहुत गहराई से हर चीज को समझ करके वो उस नतीजे पे पहुंचे। तो मैं आपको उस प्रतीत्य समुत्पाद के कुछ चीजों को मैं आगे रखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा है कि पहला, और इसी में पूरा विज्ञान है, इस विज्ञान को हम समझने के लिए उन्होंने कहा कि इसका स्टेप्स होता है। इसका पहला स्टेप है इग्नोरेंस, अज्ञान, अविद्या। तो अविद्या क्या है? अविद्या है, उन्होंने कहा है, मिसकंसेप्शन अबाउट द नेचर ऑफ मेटाफिजिकल रियलिटी। इसको कहते हैं अविद्या। अविद्या का मतलब पढ़ना और लिखना नहीं है। पढ़ तो कोई भी सकता है, लिख भी सकता है, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब बहुत गूढ़ है। लोग इसको यही समझ लेते हैं कि ज्ञान का मतलब है अविद्या। नो, उनका मतलब उन्होंने क्या कहा कि मिसकंसेप्शन अबाउट द नेचर ऑफ मेटाफिजिकल रियलिटी। जो मेटाफिजिकल रियलिटी है उसको ना जानना ही अविद्या है। और मेटाफिजिकल रियलिटी है वेव और पार्टिकल, जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उनकी जो नेचर है, मेटाफिजिकल नेचर है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके समझे बिना हम इस नेचर को समझ ही नहीं सकते। तो अविद्या का उन्होंने कहा है कि मेटाफिजिकल रियलिटी को समझना बहुत जरूरी है। और जब हम उस मेटाफिजिकल रियलिटी को समझते हैं तो वहां वेव भी है और वहां मैटर भी है, और ये दोनों चीजें एक ही है। मैटर भी है, वेव भी है। जब हमको नहीं, जब इलेक्ट्रॉन को कोई देखता है, ऑब्जर्वर है, तो वो मैटर है, वो मटेरियल में बदल जाता है। तो एक ही लाइन आती है स्पेक्ट्रम में। जब उसको कोई भी नहीं देख रहा होता है तो वो वेव होता है और उसमें स्पेक्ट्रम बनता है। इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो ये मेटाफिजिकल है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि फॉर्मेशन, संस्कारा, दूसरा स्टेज है। जब मेटाफिजिकल रियलिटी को हम समझ जाते हैं तो उससे फॉर्मेशन या संस्कारा की उत्पत्ति होती है। संस्करण क्या है? जब एक से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो
और उनका वेव और आपका मटेरियल मैटर जो जो नेचर है वो एक साथ इकट्ठा हो तो एक नेटवर्किंग का डेवलपमेंट होता है। वो जो नेटवर्किंग है उसको कहा संस्कारा, और उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी आ सकता है। आगे उन्होंने उसको भी डिस्कस किया कि कॉन्शियसनेस कहाँ से आया, जो आज तक भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, उसका एविडेंस समझ रहे हैं बट एविडेंस नहीं पा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले ही बताया। तो उन्होंने कहा कि फॉर्मेशन क्या है, कंडीशन और कंपाउंड थिंग्स, मतलब कंडीशनिंग ऑफ द मेटाफिजिकल नेचर ऑफ द रियलिटी। तो ये है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। तो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस इज द नेटवर्किंग, कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग ऑफ वेव एंड मैटर कंपोजिशंस। तो जब ये कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, वहीं पर मेमोरी भी डेवलप होता है, जो आज तक साइंस में मेमोरी को कोई देख नहीं पाया, डिकोड नहीं कर पाए, कहाँ स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है, ब्रेन में ही होती है, कहीं और होती है, नहीं पता। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, और कॉन्शियसनेस का जो बेसिस है वो पूर्ण तरह से भगवान बुद्ध ने वैज्ञानिकता के आधार पर ही कहा, जो आज हम समझ रहे हैं। उसके बाद कॉन्शियसनेस के बाद उन्होंने कहा कि जब कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है उसके बाद नेम एंड फॉर्म। जब कॉन्शियसनेस है, अब देखिएगा, जब ये वर्ड कॉन्शियसनेस, आप इसको ऐसे नहीं समझना, कॉन्शियसनेस अपने आप में ऑब्जर्वर का काम करता है। वो मेटाफिजिकल उसका नेचर है बट वो एक ऑब्जर्वर है, और जब ऑब्जर्वर रियलिटी को देखना चाहता है तो वो मैटर में कन्वर्ट होती है, और वो मैटर ही नाम और रूप है। तो नाम और रूप को जब हम बात करते हैं तो वो कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्वर की तरह देखना पड़ेगा, तो हमें नाम रूप का एक कन्वर्जन हमें मिलेगा। और जब हम नाम रूप की बात करते हैं तो ये फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, परसेप्शंस की फॉर्म में हो सकता है, मेंटल फॉर्मेशन हो सकता है, फीलिंग्स में आ सकता है। तो कॉन्शियसनेस का बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। तो कॉन्शियसनेस के बाद नाम एंड रूप की उत्पत्ति होती है। तो इस नाम और रूप यानी कि मटेरियल का फॉर्मेशन, मैटर फॉर्मेशन जो होता है वो कॉन्शियसनेस के बाद होता है। आज का विज्ञान कहता है कि कॉन्शियसनेस विदाउट मैटर नहीं आ सकता, मतलब कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए एक मैटर की जरूरत है। लेकिन भगवान बुद्ध ने इसके विपरीत कहा कि कॉन्शियसनेस है इसीलिए मैटर है। तो मैटर अगर बनना है तो कॉन्शियसनेस बनाना पड़ेगा। तो कॉन्शियसनेस तो मेटाफिजिकल रियलिटी से आता है। तो कितना गूढ़ और कितनी ग्रेट रिसर्च, महान रिसर्च है। आज के लोग उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और रिवर्स डायरेक्शन में सोच रहे हैं, लेकिन सोच सही रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैटर है तो कॉन्शियसनेस है। बुद्ध कहते हैं कॉन्शियसनेस है पहले, तब मैटर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब नाम और रूप डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, उसके बाद सिक्स सेंस का निर्माण होता है, जिसको उन्होंने कहा सिक्स सेंस, मतलब सिक्स आयतन, छह आयतन। छह आयतन में हमारी इंद्रियां हैं, जिसमें साइट है, देखना, आंख, हेयरिंग, कान है, स्मेल है, टच है, स्पर्श, टेस्ट एंड माइंड। अब माइंड का निर्माण उन्होंने सिक्स आयतन के ग्रुप में किया है, जबकि कॉन्शियसनेस और माइंड में बहुत कोरिलेशन है। तो कॉन्शियसनेस एक तरीके से मेटाफिजिकल रियलिटी का माइंड है। तो मेटाफिजिकल रियलिटी का माइंड, कॉन्शियसनेस वो माइंड है। लेकिन जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं तो उसमें जो सिक्स सेंस आइटन हैं, सिक्स सेंसेस हैं, उसमें माइंड को रखा गया है, क्योंकि वहां भी अगेन कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। और साइट का, हेयरिंग का, टच और टेस्ट और आपका स्मेल का अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, और वो भी पूरा क्वांटम फिजिक्स पे ही आधारित है। और वो इलेक्ट्रॉन की मोमेंट, इलेक्ट्रॉन की सेंसिंग उसी पे आधारित है। आपको जानकर ये सरप्राइज होगी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम काम करता है उसकी जो स्पीड है मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने की, और जो हमारी टेस्ट को या स्मेल को सूंघने की स्पीड है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है।
हम ये प्रूफ ही नहीं कर पाए कि जो हम टेस्ट अपनी जीभ पे रखते हैं और जो सेंस करते हैं, खरा है, मीठा है, कड़वा है, वो हमारा ब्रेन इतनी जल्दी उसको परसीव कर लेता है। अगर उसको कंपेयर करें कि हमारा मोमेंट, जो नर्वस सिस्टम का जो इंफॉर्मेशन का जो जो स्पीड है वो उससे कम है, तो ये कैसे ब्रेन को इतनी जल्दी चला जाता है? तो इसका कारण क्वांटमता है, क्वांटम सिद्धांत है। तो क्वांटमता के लिए इलेक्ट्रॉन का स्पीड होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड से हम टेस्ट स्मेल को पता करते हैं। हम एक जैसी करोड़ों स्मेल एक साथ में प्रिजर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अलग सिद्धांत है, वो भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। अब 6 आयतन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज प्रतीत समुत्पाद में बताया गया है वो है कांटेक्ट, यानी कि स्पर्श, टचिंग, सेंसेशन, सेंस इंप्रेशन। तो जब कोई रूप होगा, कोई मटेरियल होगा, तभी तो टच करेंगे, और जब टच करेंगे तो उससे संवेदनाएं उत्पन्न होंगी। तो संवेदनाएं बिना मोमेंट के आपके इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर हुए तो संवेदनाएं उत्पन्न होंगी नहीं। तो इस तरीके से कितना एक दूसरे से लिंक किया भगवान बुद्ध ने कि कांटेक्ट जो होगा वो 6 आयतन डेवलप होने के बाद ही हो सकता है। और बिल्कुल सच है, बिना 6 आयतन आपके सेंस ऑर्गन नहीं है तो टच का क्या मतलब है आपके लिए? सेंस का कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तो स्पर्श के बाद फीलिंग डेवलप होती है। ये पूरी तरह से कॉन्शियसनेस अगेन डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है, ब्रेन का काम स्टार्ट हो रहा है। आपके क्वांटम सिद्धांतों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। विदाउट कॉन्टेक्ट फीलिंग नहीं हो सकती। और जो फीलिंग होती है वो भगवान बुद्ध ने 3 तरह की फीलिंग बताई। हमारा आधुनिक विज्ञान आज भी इसमें स्ट्रगल कर रहा है फीलिंग्स में। उन्होंने कहा है कि ये प्लेजेंट फीलिंग हो सकती है, खुशी की फीलिंग, दुख की फीलिंग हो सकती है, और न्यूट्रल फीलिंग भी हो सकती है जिसमें ना दुख है ना सुख है, न्यूट्रल फीलिंग। ये तीनों फीलिंग्स में उस समय 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने क्लासिफाई कर दिया, और दुख और सुख की फीलिंग को फर्दर क्लासिफाई भी किया गया। वो ज्यादा डिटेल में वो पढ़ने से हमें पता चलेगा। फीलिंग के बाद तृष्णा आती है। तो तृष्णा डेवलप होने के लिए फीलिंग का होना जरूरी है, फीलिंग के लिए टच का, स्पर्श का होना जरूरी है। ये सब एक दूसरे से लिंक चीजें हैं। तो इस तरीके से तृष्णा आएगी, और तृष्णा में डिजायर हो सकता है, ग्रीड है, फिजिकल और मेंटल ग्रीडिंग, लालच, मोह, ये सब इस सेगमेंट में उन्होंने डिस्कस किया। और उसके बाद अटैचमेंट, जब तृष्णा होती है तो अटैचमेंट डेवलप होता है। ये सब मेटाफिजिकल चीजें हैं। अभी भी यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम एक स्टेज से दूसरे में हम फिजिकली जा रहे हैं। ये सब का सब मेंटल और कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। तो ये अटैचमेंट डेवलप होगा, और अटैचमेंट के बाद रेस्टलेसनेस होगा, जिसको उन्होंने कहा बिकमिंग, यानी कि भाव डेवलप हो जाएगा। अटैचमेंट यही है भाव, जिसको भाव चक्र भी कहते हैं। तो ये रेस्टलेसनेस ये कब होगा? जब हमें अटैचमेंट में हम इतना मिक्स हो जाएंगे कि हम अपने आप को उससे अलग नहीं करके सोच सकते। तो अटैचमेंट होने के बाद आपका भाव में आप प्रवेश करते हैं, और उस भाव के कारण आपका जन्म होता है। तो इसका मतलब यह है कि जन्म से पहले की ये सब घटनाएं हो रही हैं, और ये जन्म से पहले की घटनाएं हैं जिसमें नाम रूप जो आप आया है, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात की गई है, और उससे पहले एम्ब्रियो से पहले की घटनाएं हैं। और नाम रूप जो है, नाम रूप से लेकर के और बिकमिंग यानी कि रेस्टलेसनेस जो होती है, उसके बाद बर्थ की बात की गई है। इसका मतलब जो हमारा एम्ब्रियो होता है, जो गर्भ में जो एक जीव पल रहा होता है, वो ये सब चीजें फील करता है। और उसका जन्म होता ही तब है जब वो इन सब, यानी कि जन्म लेने से पहले जो एक बच्चा है वो भाव में एंटर कर चुका होता है। तो वो इतना भोला नहीं होता। हमें दिखता है बच्चे बहुत भोले हैं, लेकिन उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत अच्छी तरीके से एक बन करके ही इस संसार में आता है। उसके बाद उसका एजिंग स्टार्ट होता है, और एजिंग के बाद जैसा कि नियम है, डेथ भी होती है। और डेथ के बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि एक वो सेकंड साइकिल में प्रवेश कर, तो आत्मा नहीं करती। भगवान बुद्ध ने आत्मा को नकारा है।
लेकिन रीबर्थ को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो मरने के बाद ये क्वेश्चन आते हैं कि जब मरने के बाद आत्मा नहीं होती है तो फिर नया जन्म किसका होता है? तो उसके लिए एक अलग विषय है और उस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने साइंस के, उस समय वो शायद ना भी जानते हो कि साइंस है या क्या है, बट ये सच है। तो सच की खोज जब होती है तो उन्होंने देखा कि सत्य क्या है। तो सत्य को स्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने ये सिद्धांत को बनाया और हर स्टेज पे उन्होंने अपने आप को परखा कि ये मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो उन्होंने इस भाव चक्र को रिवर्स भी करके देखा, उल्टा भी चला करके देखा। तो उन्होंने पाया कि मैं इसको उल्टा करूं तो भी यही है और सीधा चलाऊं तो भी यही है, तो ये बहुत चक्र है। और फिर बाद में उन्होंने अपने अनुयायियों को इससे, जो उनके शिष्य हुए 5 शिष्य, उनके जो प्रथम जिनको उपदेश दिया, उनको भी एक्सपीरियंस, उन्होंने इन सब प्रतीत्य समुत्पाद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेडिटेशन के थ्रू करवाया गया। और तब उनको जब विश्वास हो गया तो तभी उन्होंने बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार किया। तो भगवान बुद्ध एक प्रैक्टिकल गुरु हैं। कोई थ्योरेटिकल, सिर्फ थ्योरेटिकल सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने बुद्ध धर्म को स्थापित नहीं किया है, उन्होंने इस बुद्ध धर्म को प्रैक्टिकल के आधार पर स्थापित किया। तो इतना गूढ़ रहस्य जो है वो उन्होंने सीधा ह्यूमन के ऊपर, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सेल्स पे, फिर उसके बाद हम जानवरों पे उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद कहीं हम ह्यूमन पे सेफ्टी स्टडी करते हैं, फिर हम कहीं जाकर के उसको स्टेब्लिश करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने सीधा ही अपने शिष्यों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया और उनको पहले ही स्टेप में उन्होंने उसको स्टेब्लिश कर दिया। और वो जो लोग थे, वो 5 लोग जो थे, वो उन्होंने इनको एक तरीके से ये एक्सपीरियंस करने के बाद उन्होंने कहा कि यस, यही प्रतीत्य समुत्पाद है। और मैं अंत में आपको बताना चाहता हूं कि वो जो 5 लोग थे जिन्होंने सबसे पहले प्रतीत्य समुत्पाद को भगवान बुद्ध से ग्रहण किया, वो थे, नंबर 1 पे आते हैं उसमें कोंडाना। कोंडाना ने बोधिया, वपा, महानामा और असज्जी। तो असज्जी जो थे वो बाद में उन्होंने अपना नाम बदला और उन्हीं को हम सारिपुत्ता कहते हैं, सारिपुत्रा या सारिपुत्ता। और वो भगवान बुद्ध के उन 5 शिष्यों में से एक थे, सबसे छोटे थे, उनका उम्र सबसे कम था। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया और आगे रिसर्च करके उसको आगे बढ़ाया, उसी के आधार पर उनको चीफ डिसिपल ऑफ द बुद्धा कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने बाद नंबर 2 की जो ज्ञान के आधार पर जिसको पोजीशनिंग किया, वो सारिपुत्ता ही था। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ये सब सिद्धांतों के आधार पर, और भी, क्योंकि सिर्फ एक लेक्चर के आधार पे ये सब चीज़ों को बहुत आसानी से नहीं समझ सकते, और गूढ़ रहस्य को समझने के लिए थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। और जो लोग और ज़्यादा इसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, उनको साथ में एक हम कहें कि एक प्रेजेंटेशन के आधार पे भी उनको समझाया जा सकता है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और उसके बाद वो प्रैक्टिस का भी एक नियम बनाया है कि अगर हम प्रैक्टिस करना चाहेंगे, कहाँ से शुरू करें। विपස්සना हम शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ से, कैसे शुरू करें, उसके लिए एक अलग प्रैक्टिस है। समुत्पाद को भी लोग फील कर सकते हैं, उसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन लोगों ने किया है और तभी बुद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ये धर्म कोई आडंबरों के आधार पर या सिर्फ सिद्धांतों के या थ्योरी के आधार पर नहीं, प्रैक्टिकल आधार पर यह धर्म का निर्माण हुआ। और अगर प्रैक्टिकल निर्माण नहीं होता तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ और इतनी कहें कि दुनिया में चर्चाएं और भगवान बुद्ध का फैलाव उन देशों में नहीं होता जो पूरी तरह से विज्ञान के आधार पर ही उनका फिलॉसफी वो मानते हैं। जैसे जापान है, जापान सबसे साइंटिफिक कंट्री माना जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में हर उनका नागरिक आस्था रखता है। उसी तरीके से कहें कि हम चाइना है, उसी तरह से हम थाईलैंड है, और भी कितने, कोरिया है और इंडोनेशिया।
सभी में भगवान बुद्ध का धर्म इस तरीके से गया और लोगों ने फील किया, जो जो स्कॉलर्स रहे उन्होंने उसको सिर्फ पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, एक्सपीरियंस भी किया। तो जब एक्सपीरियंस होता है तो वो साइंटिफिक प्रूफ होता है, उसको फिर झुटलाया नहीं जा सकता। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने विज्ञान के आधार पर नींव रखी और उसी के ऊपर आज इतनी बड़ी इमारत खड़ी है कि भगवान बुद्ध के इस धम्म को और शक्ति प्रदान कर रही है। और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी हमारे जो भी आगे जो बनते, या हम कहें कि जो हमारे धर्म गुरु रहेंगे, वो अपने आप को इतना सशक्त करेंगे कि इसको और आगे ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।